नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हमारे विशेष कार्यक्रम नेशन टू नेशन में आप सभी का स्वागत है। नेशन टू नेशन, जहां सरहदों के पार की हर हलचल पर रहती है हमारी पैनी नजर। आज हम आपको सीधे जोड़ेंगे दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों से, वो फैसले जो बदल रहे हैं वैश्विक समीकरण, और वो घटनाएं जिन्होंने पूरे हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मचाई है हलचल। खबर सिर्फ हेडलाइन नहीं होगी, हर पहलू, हर रणनीति, हर असर, ग्राउंड जीरो के हालात, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया, वो भी तथ्यों के साथ, विश्लेषण के साथ और सबसे सटीक दृष्टिकोण के साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी खबरों पर, जिन पर विस्तार से हम बात करेंगे। नेशन टू नेशन में सबसे पहले बात होगी सुपर पावर का पावर गेम की। हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी कर अपना सबसे बड़ा दांव खेल रहा है अमेरिका, और अमेरिका ईरानी जहाजों को रोक रहा है। ईरान ने भी यही रणनीति अपनाई है। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ ईरान वार्ता भी कर रहा है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम पर बात अटकी हुई है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच गोलाबारी भी हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान में सीज फायर एक बार फिर बढ़ जाएगा, या फिर यह तनाव एक बार फिर से युद्ध का रूप ले लेगा? ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा बात करेंगे समंदर में मौत के क्रूज की। क्रूज शिप एमवी होंडियंस पर 140 से ज्यादा लोग फंसे हैं, जिनके बीच है जानलेवा हंटा वायरस। सवाल यह है कि क्या दुनिया एक बार फिर से एक और वायरस का कहर झेलेगी? कितना खतरनाक है हंटा वायरस, और आप इससे कैसे बच सकते हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आज बात करेंगे पाकिस्तान की भी, जहां अब कप्तान के बाद बेगम मुश्किल में है। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर वापस जेल भेज दिया गया। इस मामले में पीटीआई ने सवाल उठाए हैं। इस खबर पर भी होगी हमारी नजर। इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं नेशन टू नेशन की, और सबसे पहले बात करते हैं सुपर पावर से पावर गेम की। अमेरिका और ईरान में भले ही युद्ध थम गया हो, लेकिन हॉर्मुज अब नया अखाड़ा बन चुका है। अमेरिका और ईरान समझौते पर बात तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर घेरेबंदी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान के जहाजों को जब्त कर रहा है, तो ईरान भी ऐसा ही कर रहा है। दूसरी ओर सूत्रों के अनुसार ईरान ने साफ कर दिया है कि परमाणु कार्यक्रम पर वो समझौता नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी कई बार कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सीज फायर और बढ़ेगा? क्या अमेरिका और ईरान कोई भी अपनी शर्तों से पीछे हटेगा? इस पर हम आज आपको हर अपडेट देंगे। तो यहां पर यह समझना महत्वपूर्ण है कि आखिर इन देशों के बीच शांति कब बनेगी। सूत्रों के अनुसार अमेरिका और ईरान में वार्ता कुछ मुद्दों पर अटकी हुई है। शांति पर यह स्थिति कब एक साथ एकजुट होगी, एकमत होगी, यहां पर यह देखना महत्वपूर्ण है। इनमें सबसे अहम है परमाणु कार्यक्रम। परमाणु कार्यक्रम पर ईरान अड़ा हुआ है। परमाणु कार्यक्रम खत्म करने की मांग ठुकराई है उसने, और अमेरिकी नाकेबंदी हटने पर, हॉर्मुज खोलने पर वो सहमत है। और इसके अलावा फिर से हमला ना होने की गारंटी भी यहां पर ईरान अमेरिका से मांग रहा है। साथ ही ईरान ने अमेरिका को फिर से चेतावनी दे दी है, हॉर्मुज में दखल दिया तो जंग फिर से शुरू होगी। तो एक तरीके से हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान अपने वर्चस्व, अपने स्वामित्व को लेकर किसी भी तरीके से कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका ने ईरान के हमले को नाकाम करने का दावा यहां पर किया है। तो ईरान अमेरिका की नाकेबंदी के बीच में कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर अभी भी असहमति बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो उनको बहुत दिक्कत होगी। The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? Would you want to hear a different tone? That's the only thing they understand. They don't understand it. They should not have done that today. We thought they might. We didn't know, but we were prepared. They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down. And the people that shot it are no longer with us. और इस बीच अमेरिकी सेना ने ईरान पर फिर से बमबारी की है। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने सीज फायर के बीच ये कार्रवाई की। दरअसल अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकर्स को निशाना बनाया। इसके बाद ईरान ने बिना किसी हिचकिचाहट के करारा जवाब देने की चेतावनी दे डाली। ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी
के मुताबिक अमेरिकी सेना ने जास्क के पास ईरानी समुद्री इलाके से हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर जा रहे एक तेल टैंकर को निशाना बनाया। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर तेहरान डील नहीं करता तो हम फिर से हमला करेंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगेस ने कहा है कि हॉर्मुज संकट के कारण खाड़ी क्षेत्र में करीब 1500 जहाज फंस गए हैं। इन जहाजों के साथ लगभग 20,000 नाविक भी फंसे हुए हैं, जिससे तेल, गैस और सप्लाई चेन पर असर बढ़ रहा है। साफ है, अमेरिका और ईरान के इस खेल की कीमत पूरी दुनिया चुका रही है और एक तरीके से वैश्विक तेल संकट की स्थिति निर्मित हो गई है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के हमले में किसी अमेरिकी जहाज को नुकसान नहीं हुआ है। Destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us, and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs, and they knocked the hell out of them. They took down a lot of small boats. You know, we call them small boats or fast boats. They're both small and they're fast, with some weaponry on the front. You know, this is what. So this is now replacing the Navy. They had a Navy 159 boats. They have none. Okay, they're all at the bottom of the sea. So they replace that with what they call the fast boat. It's a fast boat, big deal. It's fast. It's got a machine gun in front. They've been knocked down. They knocked out quite a few of them today. Yesterday they knocked out 8. They average 8 a day. This is some group of people we're dealing with. आपको बता दें कि 3 अमेरिकी जहाज हॉर्मुज से गुजर रहे थे। इसी दौरान अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने उन पर गोलीबारी की। अमेरिका ने कहा कि अगर किसी भी जहाज पर फायरिंग हुई तो जवाब दिया जाएगा। You should ask that of the Iranians. Don't ask me. We didn't fire. They fired on us. My point is, if you fire at a U.S. Navy ship, what are we supposed to do? Say, oh, there's a ceasefire. We're not going to shoot down your drone. That's a stupid question. That's a stupid position to take. Of course we fired back at them. They were shooting at us. That's what I would expect to do. Only stupid countries don't shoot back when you're shot at. And we're not a stupid country. और इस बीच ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि वार्ता जारी है। ما به تفاهم‌هایی رسیدیم واقعیت اما در مورد دو سه موضوع مهم خب دیدگاه‌ها فاصله داشت و نهایتاً منجر به توافق نشد این گفتگوها. वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका बार-बार हमले कर कूटनीतिक प्रयासों को विफल कर रहा है। इस बीच सैयद अब्बास अराक्ची ने यह भी कहा कि जब भी कूटनीतिक समाधान का रास्ता खुलता है, अमेरिका एक जोखिम भरा सैन्य अभियान चुन लेता है। क्या यह दबाव बनाने की एक क्रूर रणनीति है या फिर किसी धोखेबाज की साजिश जो अमेरिकी राष्ट्रपति को फिर से दलदल में फंसा देती है? कारण चाहे जो भी हो, नतीजा हमेशा एक ही होता है। ईरानी लोग कभी दबाव के आगे नहीं झुकते और कूटनीति हमेशा इसकी शिकार बनती है। हमारे मिसाइल भंडार और लॉन्चर की क्षमता 75 नहीं 120% है। सीधे तौर पर खुली चुनौती यहां पर ईरान दे रहा है अमेरिका को। और इस बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब उनकी सरकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के बीच संबंधों में तनाव है, जिसका मुख्य कारण ईरान के साथ चल रहा युद्ध माना जा रहा है। रूबियो 2 दिन की यात्रा पर इटली आए थे। इस यात्रा का उद्देश्य पोप लियो को ईरान पर जानकारी देना था। मेलोनी ट्रंप की सबसे मजबूत समर्थकों में से एक रही हैं, लेकिन हाल के महीनों में ईरान युद्ध के कारण मेलोनी को अपने देश में कई सवालों के जवाब देने पड़े हैं। ऐसे में ये रणनीति किस ओर आगे बढ़ रही है, ये समझना यहां पर जरूरी है। एक तरफ ईरान और अमेरिका सीज फायर के बाद बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल पूरी ताकत से लेबनान में हमले कर रहा है। कमाल की बात तो यह है कि इजराइल और लेबनान में सीज फायर हो चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह और इजराइल लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इजराइल ने कहा है कि लेबनान के नबातीह क्षेत्र में ईरान समर्थित सशस्त्र गुट हिजबुल्लाह द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ठिकाने पर हमला हमने किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में इजराइल की वायुसेना IAF ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में आतंकवादी गुट हिजबुल्लाह के लगभग 20
सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। सेना ने बताया कि इजरायल के रक्षा बल इजरायल के नागरिकों के लिए खतरों को दूर करने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। आईएएफ ने कहा कि संघर्ष विराम समझौतों की शुरुआत से लेकर अब तक इजरायल के रक्षा बलों और इजरायल के नागरिकों के लिए खतरा पैदा करने वाले हिजबुल्लाह आतंकी गुट के 220 से अधिक आतंकवादियों और कमांडर्स को हमने मार गिराया है। इस बीच लेबनान में शांति या फिर युद्ध, यह भी सवाल खड़ा हो गया है। इजरायल लेबनान शांति वार्ता 14-15 मई को होगी और इस चर्चा में अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। बातचीत में स्थायी शांति, लेबनान के पुनर्निर्माण पर चर्चा होगी। इसके अलावा दक्षिणी लेबनान और उत्तरी इजरायल में दोनों तरफ से हमले भी जारी हैं। इजरायल ने लेबनान में कई हवाई हमले किए। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार वो हमले कर रहा है और आपको बता दें कि 300 से अधिक आतंकियों को मार गिराने का दावा भी वो कर रहा है। और इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि रदवान फोर्स के कमांडर को मार गिराया गया है। חיסלנו בלב ביירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. זה אותו מחבל בכיר שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. הוא חשב שהוא יוכל להמשיך להכווין את ההתקפות על כוחותינו, על יישובינו, ממפקדת הטרור הסמויה שלו בביירות. הוא כנראה קרא בעיתונות שיש לו חסינות בביירות. טוב, אז הוא קרא, וזה כבר לא יקרה. בחודש האחרון חיסלנו יותר מ-200 מחבלי חיזבאללה, 200 מחבלים שפעלו נגד אזרחי ישראל וחיילי צה"ל. אותו הדבר אנחנו עושים בעזה, חיסול חוליות טרור, כולל אתמול. אני אומר לאויבים שלנו, בצורה הברורה ביותר, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל... और अब बात उस क्रूज की जो निकला तो था दुनिया के सबसे बेहतरीन नजारों की सैर कराने, लेकिन अब वो मौत का क्रूज बन चुका है। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज जहाज पर हंटा वायरस के प्रकोप के कारण एक बुजुर्ग दंपत्ति समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई बीमार हैं। WHO के अनुसार मामले की जांच जारी है। इस मामले में हंटा वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। 2 ब्रिटिश नागरिकों में हंटा वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई। WHO ने कहा कि कोविड जैसी महामारी का खतरा नहीं है। एजेंसी ने बताया कि फिलहाल क्रूज शिप MV होंडियंस पर मौजूद किसी भी ब्रिटिश यात्री या क्रू में बीमारी के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सभी की कड़ी निगरानी की जा रही है। जहाज के ब्रिटेन लौटने पर सभी ब्रिटिश यात्रियों और क्रू मेंबर्स से 45 दिनों तक आइसोलेट रहने के लिए कहा जाएगा। ये जहाज रविवार को स्पेन के टेनरिफ बंदरगाह पहुंचेगा। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो इससे पहले इस जहाज को कई देशों ने अपनी सीमा में आने से रोक दिया था। पूरी दुनिया को इस घटना से एक बार फिर से कोविड महामारी की याद आ गई और लोगों में खौफ पैदा हो गया। क्रूज शिप MV होंडियंस पर फैला है हंटा वायरस। हंटा वायरस से अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है और क्रूज में 140 से ज्यादा यात्री मौजूद हैं। कैनरी आइलैंड्स की ओर यह क्रूज फिलहाल बढ़ रहा है और 2 मई को जहाज में वायरस का पहला लक्षण देखा गया था और स्पेन बचाव अभियान की तैयारी इस पूरे मामले में कर रहा है। संक्रमित चूहे के जरिए हंटा वायरस जो है वो फैलता है और इसके लक्षण जो है वो 1 से 8 हफ्ते के बाद दिखाई देते हैं। लेकिन इस स्थिति में अब एक तरफ जो सनसनी की तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, तो वहीं लोगों में खौफ भी बढ़ गया है। सुनिए क्रूज में सवार एक यात्री कैसे अपना अनुभव साझा कर रहा है। صارت حالة تدهور صحية أخرى لأحد الركاب اللي على السفينة اللي أدت أيضا لحالة وفاة جديدة. بهذه الأثناء وصلتنا تحاليل الشخص اللي أخذناه طبيا قبل أيام وطلع عنده فيروس هانتا. المشكلة بهاي اللحظة إنه كان في شخصين آخرين على السفينة بدأوا يظهروا أعراض للمرض، لذلك قررت السفينة تنطلق بأقصى سرعة للوجهة الأخيرة عشان نوصل المرضى للمستشفى. ولكن اللي صار إنه دولة كيب فيردي اللي إحنا فيها حاليا رفضوا يعملوا إخلاء طبي للمرضى ورفضوا وجودنا أصلا في مياههم الإقليمية. اليوم كان مفروض يكون اليوم الأخير برحلتنا 35 يوم على المحيط الأطلسي، ولكن الواضح أنه رحلتنا ما رح تنتهي هون بسبب رفض دولة الرأس الأخضر استقبالنا على سواحلها. اللي عملوه كاب فيردي للآن إنه أرسلوا أطباء من عندهم وأخذوا عينات من المرضى. ये पहली बार नहीं है जब हंटा वायरस का नाम दुनिया ने सुना है। इससे पहले भी कई बार इसने दुनिया को डराया है।
कोरिया युद्ध हंता वायरस का सबसे बड़ा और शुरुआती वैश्विक जो ध्यान है इस पर तब गया जब कोरिया युद्ध के दौरान लगभग 3000 संयुक्त राष्ट्र सैनिक एक रहस्यमयी बुखार से बीमार पड़ गए थे। इसी दौरान दक्षिण कोरिया की हंटर नदी के नाम पर इस वायरस का नाम हंटा पड़ा। दक्षिण पश्चिम अमेरिका के फोर कॉर्नर्स इलाके में हंटा वायरस का एक नया और घातक रूप सामने आया जिसे हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम कहा गया। इसकी पहचान सबसे पहले एक स्वस्थ युवा जोड़े की अचानक हुई मौत के बाद हुई थी। अर्जेंटीना और दक्षिण अमेरिका में भी हंटा वायरस के एंडीज स्ट्रेन की पहचान हुई। यहां यह पाया गया कि वायरस न केवल चूहों से बल्कि बहुत ही दुर्लभ मामलों में एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। चीन में हंटा वायरस के मामले समय समय पर सामने आते रहते हैं। मार्च 2026 की रिपोर्ट्स के अनुसार चीन में हंटा वायरस जैसे संक्रमणों पर हमेशा नजर रखी जाती है। यूरोप में भी इसका असर दिखा है। 2017 में जर्मनी और फिनलैंड में रोडेंट पॉपुलेशन बढ़ने के कारण संक्रमण के हजारों मामले दर्ज हुए। जानकारों का मानना है कि यह बीमारी खतरनाक साबित हो सकती है। We know that it can occasionally spread from person to person, but you need close contact for this to occur. The virus is not as efficiently spread as SARS-CoV-2 or as noroviruses. दुनिया भर में बढ़ती चिंता के बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पुष्टि की है कि क्रूज शिप पर फैले संक्रमण से जुड़े हंटा वायरस के 5 मामले सामने आए हैं, जबकि 3 अन्य मामलों पर अभी भी शक बना हुआ है। गंभीर सांस संबंधी बीमारी के कुल 8 मामले मिले हैं, जिनमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 5 मामलों में एंडीज वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। WHO ने अब उन 12 देशों को सूचित किया है जिनके नागरिक यात्रा के दौरान पहले ही दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित सुदूर ब्रिटिश क्षेत्र सेंट हेलेना में क्रूज जहाज MV हुंडियन से उतर गए थे। आपको बताते हैं कि किन देशों में इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। तो उन देशों में कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, सैंट किट्स एंड नेविस, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये तमाम सारे ऐसे देश हैं जहां पर में अलर्ट जारी किया गया है हंटा वायरस को लेकर के। साथ ही WHO प्रमुख टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने जिनेवा में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े कदम तेजी से और सही तरीके से उठाए गए तो फिलहाल एजेंसी को उम्मीद है कि यह संक्रमण सीमित ही रहेगा। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी कि कई देशों में यात्रियों और उनके संपर्क में आए लोगों की जांच जारी है, इसलिए आगे और मामले सामने आ सकते हैं। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन इस मामले की निगरानी कर रहा है। Health Organization and the UN team have also supported with tracking and investigating cases, guidance to health professionals, infection prevention measures on board the ship, lab investigations, and the provision of medical supplies to the vessel. The WHO expert boarded the ship in Cabo Verde and has been joined by 2 doctors from the Netherlands and an expert from the European Center for Disease Prevention and Control. They will stay aboard the ship until it reaches its next destination in the Canary Islands. They are conducting medical assessment of everyone on board and gathering information to assess the risk of infection. अब सवाल यह है कि आखिर ये हंटा वायरस इतना खतरनाक क्यों है? क्यों लोगों में इसको लेकर के इतना ज्यादा डर है? आपको बता दें कि ये वायरस इंसानों में संक्रमित चूहों से फैलता है। संक्रमित धूल या हवा में मौजूद वायरस के कण सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, जैसे कि तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द और कमजोरी। मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है। फेफड़ों में पानी भरना ये गंभीर संक्रमण का सूचक है। कुछ मामलों में ये किडनी पर भी असर डाल सकता है। अभी तक हंटा वायरस के लिए कोई विशेष वैक्सीन व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। इसीलिए विशेषज्ञों का मानना है कि जहाज में सवार हर शख्स की जांच जरूरी है। On the cruise vessel, for sure, everybody will get tested to avoid additional secondary infections, and
to release people and let them go home, because they're for sure not having a very nice time on the cruise vessel at the moment, even those that are not sick. Of course, efforts should be made to develop protective vaccines. अब सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से दुनिया एक जानलेवा वायरस के कहर का सामना करेगी? यह सवाल जब अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। Yes, I have. Can you tell us what you learned in these briefings? Well, I think you're going to be told everything, and you already have. It's very much, we hope, under control. It was the ship, and I think we're going to make a full report about it tomorrow. We have. और आखिर में आपको बताते हैं कि इस वायरस से बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो घर में चूहों को प्रवेश करना बंद करें, मतलब अपने घर को जितना हो सके चूहों से बचाएं। अपने घर, रसोई और स्टोर रूम में उन सभी छोटे छेदों या दरारों को सील कर दें जहां से चूहे आपके घर के अंदर आ सकते हैं। संक्रमित क्षेत्रों की सफाई करें, धूल ना उड़ाएं, चूहों के मल या घोंसलों वाली जगह पर झाड़ू ना लगाएं और ना ही वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें। बाहरी गतिविधियों में सावधानी रखें और कैंपिंग और ट्रैकिंग, यदि आप जंगलों या पुराने केबिन्स में रुक रहे हैं तो जमीन पर सोने से बचें। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। यदि आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां चूहों की मौजूदगी की संभावना है तो बार बार हाथ धोना, अपने चेहरे को छूने से बचना बहुत जरूरी है। चिकित्सकीय परामर्श लें और खतरा होने पर खुद को आइसोलेट करें, ये महत्वपूर्ण है। और यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी नेशन टू नेशन में कुछ खबरें बची हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अगर आप नहीं रहे तो ना ये सैलरी रहेगी और ना ही आपके फैमिली का भविष्य। इसलिए आज ही पॉलिसी बाजार ऐप से लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। और अब खबर पाकिस्तान से, जहां कप्तान के बाद अब उनकी बेगम पर भी खतरा मंडरा रहा है। इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर जेल भेज दिया गया। इमरान खान 1000 से ज्यादा दिनों से जेल में कैद है और उनकी पत्नी को भी कैद करके रखा गया है। इस मामले में पीटीआई ने सवाल उठाते हुए पूरे मामले की जानकारी मांगी है और साजिश की आशंका भी जताई है। इससे पहले इमरान खान की भी तबीयत बिगड़ चुकी है, जिसके बाद उनका इलाज कराया गया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी को बुधवार रात गुप्त तरीके से अस्पताल ले जाने और फिर वापस जेल भेजने की खबरों पर गहरी चिंता और नाराजगी जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद बुशरा बीबी को कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल ले जाया गया था। बताया गया कि ये उनकी आंख की जांच और फॉलोअप उपचार के लिए था। पिछले महीने उनकी दाहिनी आंख में रेटिना डिटैचमेंट की समस्या के चलते सर्जरी कराई गई थी। पीटीआई ने सवाल उठाया कि यदि उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि आधी रात को अस्पताल ले जाना पड़ा, तो सरकार और जेल प्रशासन जनता को इसकी जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं। पार्टी ने पूछा कि उन्हें किस अस्पताल में ले जाया गया, कौन से परीक्षण किए गए और किन डॉक्टर्स ने उनकी जांच की। पार्टी का कहना है कि बुशरा बीबी पिछले कई महीनों से एकांत कारावास, मानसिक दबाव और अमानवीय व्यवहार का सामना कर रही है। बुशरा बीबी की तबीयत बिगड़ी, देर रात उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और इलाज के बाद फिर से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। बताया जा रहा है कि आंखों में रेटिना डिटैचमेंट की समस्या के चलते उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी की है और पीटीआई ने इस मामले पर सवाल उठाए हैं। अदियाला जेल में फिलहाल बुशरा बीबी बंद है। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी कई कानूनी मामलों का सामना कर रही है। वो रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं और उन पर कई मामले भी चल रहे हैं। अल कादिर ट्रस्ट केस ये उन मामलों में से एक है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो मामला है ये बुशरा बीबी के खिलाफ सबसे प्रमुख केस है। आरोप है कि बुशरा बीबी और इमरान खान ने एक रियल एस्टेट व्यवसायी के धन को वैध बनाने के बदले में अरबों रुपए और सैकड़ों कनाल भूमि रिश्वत के रूप में प्राप्त की थी। इसके अलावा तोशाखाना मामला, बुशरा बीबी पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री निवास में मिले विदेशी उपहारों को आधिकारिक रिकॉर्ड में
कम कीमत पर दिखाकर अपने पास रखा। बुशरा बीबी ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों और सर्जरी के आधार पर अपनी सजा को निलंबित करने की अपील की थी, जिसे अदालत ने फिलहाल खारिज कर दिया। यानी उनका बाहर आना अब तक मुश्किल है। और इसी के साथ नेशन टू नेशन में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये शो आपको पसंद आया होगा। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।